वेलकम बैक एवरीवन। चलिए शुरू करते सर हैं। आप जल्दी आ गए थोड़ा सा। जल्दी नहीं आया, मैं तो लेट हूँ। आई थिंक 3 मिनट लेट है। चलिए। नहीं सर जल्दी। अच्छा, दैट वाज सरकास्टिक। ओह, हाँ सर, वो बीच में ही आते हैं फिर। ठीक। आए बच्चों, शुरू करते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड हम लोग कर रहे थे, वहीं से बात शुरू करते हैं। हाँ, तो चलो जो डिस्प्लेसमेंट मेथड यस सर। क्या होता है बताइए, किस लिए यूज करते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड? अगर आप में से कोई बताना चाहे, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट मेथड और किस लिए यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड? यस सर, समझ में आ रहा है। फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है क्या? कौन से पाठशाला की फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है बच्चों, बताओ थोड़ा। हल्द्वानी। हल्द्वानी पाठशाला सर। हल्द्वानी पाठशाला, हल्द्वानी। हल्द्वानी पाठशाला बच्चों, माइक बंद कर लीजिए आप लोग, या तो थोड़ा अरेंजमेंट देखिए अगर फ्रीक्वेंसी ठीक हो पाए। तो बच्चा पार्टी बताइए भाई, डिस्प्लेसमेंट मेथड क्यों यूज करते हैं, क्या जरूरत सर पड़ती है डिस्प्लेसमेंट मेथड की? दो सर फोकल लेंथ निकालने के लिए फाइंड करने के लिए। फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए सर। बिल्कुल, फोकल लेंथ फाइंड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, एकदम सही है। तो जो ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी है, जिसको हम लोग कैपिटल डी बोलते हैं, सर इस आता है लेकिन लेट आता है, और इस काफी लेट आता है सर। ओके, इसके लिए कंडीशन क्या रहती है बच्चों? डी के लिए कोई कंडीशन है? अगर हम ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच की दूरी की बात करें तो इसके लिए कोई कंडीशन है कि डी मस्ट बी ग्रेटर देन? ग्रेटर देन 4f। 4f से तो बड़ा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और अगर हमें फोकल लेंथ का फॉर्मूला, मैं आपसे पूछूं कि फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्या होता है फोकल लेंथ का फॉर्मूला? डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4d स्क्वायर अपॉन 4d। अपॉन 4d। अच्छा बच्चों, ये x क्या होता है? व्हाट इज x? u1 माइनस u2। u1 माइनस ओके सर। u2, है ना? तो u1 और u2 वो दूरियां हैं जहां पे आपका शार्प इमेज मिलेगी स्क्रीन पे, ठीक है? अच्छा, एक चीज और, जब हम पिछला सवाल कर रहे थे, अगर आपने उसमें देखा तो उसमें लिखा था कि दो पोजीशन, एक जगह मैग्नीफाइड मिल रही है, एक जगह डिमिनिश्ड मिल रही है। तो बच्चों जब देखिए, जब ऑब्जेक्ट इस तरह से है कि वो देखिए कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस की वजह से जो इमेज फॉर्मेशन होता है, तो अगर इमेज बियॉन्ड 2f बन रही है तो एनलार्ज बनती है, f और 2f के बीच में डिमिनिश्ड बनती है। तो उस वही वाली सिचुएशन है, ठीक है? तो एक बार डिमिनिश्ड बनेगी, एक बार मैग्नीफाइड बनेगी, ठीक है? और जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा बच्चों, दैट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाई टू साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, मतलब जब दो बार हम लोग इमेज फॉर्म करेंगे तो जो उनका साइज होगा उसका स्क्वायर रूट करेंगे, तब जाके आपका ऑब्जेक्ट का साइज मिलेगा। तो ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको पिछली बार नहीं लिखवाया था, इसको भी नोट कर लीजिए। तो ऑब्जेक्ट साइज विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ i1 i2, वेर i1 एंड i2 आर द साइज ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड एट टू सेपरेट पोजिशंस, है ना? तो o बराबर अंडर रूट i1 i2, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। कई बार हो सकता है आप लोगों को डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि ऑब्जेक्ट साइज बता दीजिए, इमेज साइजेस ये, तो ऑब्जेक्ट साइज बराबर अंडर रूट ऑफ i1 i2। आवाज नहीं आ रही सर आपकी। हाँ, ये जब नोट हो जाए बच्चों, ये नोट हो जाए तो आप अगली हेडिंग डालिएगा, कटिंग ऑफ लेंस। डन सर। ठीक। कटिंग ऑफ लेंस देखिए, तो लेंस को बच्चों दो तरीके से आप कट कर सकते हैं। एक तो ट्रांसवर्स कटिंग ऑफ लेंस, तो कटिंग ऑफ लेंस देखिए, लेंस को दो तरीके से कट कर सकते हैं आप। एक अलोंग द लेंथ
लेंस को कट कर सकते हैं, एक परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से कट करने पे क्या अंतर आता है वो हम लोग को समझने की जरूरत है। तो एक तरीका है कि आप परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट कर दें। परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करने का मतलब है, मान लीजिए कन्वर्जिंग लेंस है या लेट्स से डाइवर्जिंग लेंस है, परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट कर दें। परपेंडिकुलर टू द लेंथ कट करने का मतलब है आप ऐसे कट करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से कट करेंगे। जब आप ऐसे कट करेंगे तो बच्चों देखिए नोटिस करिएगा, फोकल लेंथ पे बच्चों आप लोग में से कोई कमेंट करना चाहेगा? अगर मान लीजिए मैं लेंस को ऐसे कट करता हूं परपेंडिकुलर टू द लेंथ, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस पे फर्क पड़ेगा या सेम रहेगा, क्या लगता है आपको? सेम रहनी सेम चाहिए रहेगा सर, सेम रहेगा, बिल्कुल सही बात है, सेम रहेगा। कारण क्या है वैसे सेम रहने का? क्योंकि सर रेडियस तो सेम ही है इसकी और एब्सोल्युटली, मीडियम भी चेंज नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। जिस मीडियम में आपने रखा हुआ है और लेंस के मटेरियल का मीडियम वो तो चेंज नहीं हो रहे हैं, रेडियस भी सेम है, तो फिर फोकल लेंथ चेंज होने का कोई कारण नहीं है, तो फोकल लेंथ सेम रहेगा। इस तरह से इस वाले लेंस को भी अगर आप कट करेंगे परपेंडिकुलर टू द लेंथ, फोकल लेंथ रिमेन सेम। तो अगर इस तरह से कट करते हैं परपेंडिकुलर टू द लेंथ, फोकल लेंथ रिमेन्स सेम। अंतर क्या पड़ेगा बच्चों, कोई बताना चाहेगा क्या डिफरेंस आएगा? फोकल लेंथ तो सेम रहा, क्या डिफरेंस आएगा? चलिए मैं बताता हूं बच्चों। डेंसिटी ऑफ इमेज हाँ बहुत बढ़िया, बोलिए बोलिए। इंटेंसिटी ऑफ इमेज कौन बढ़ जाएगी या घट इमेज जाएगी? घट जाएगी सर। घट जाएगी, बहुत बढ़िया। समझाना चाहेंगे बेटा कैसे आप ये बोल रहे हैं? एकदम सही पॉइंट है, इंटेंसिटी ऑफ इमेज विल डिक्रीज। सर पहले पूरा सरफेस कंट्रीब्यूट कर रहा था, अब आधा सरफेस कंट्रीब्यूट कर रहा है। बिल्कुल सही बात है। देखिए बच्चों, मान लीजिए आपने लेंस को ऐसे कट कर दिया और लोअर पार्ट ऑफ द लेंस को हटा दिया, ठीक है, लोअर पार्ट ऑफ द लेंस को हटा दिया और केवल ऊपर वाले पार्ट ऑफ लेंस से ही आप इमेज फॉर्म कर रहे हैं। तो पहले क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट मान लीजिए यहां रखा था और रेज ऐसे जा रही थी तो कन्वर्ज हो रहे थे मान लीजिए यहां पे। अब आपने नीचे वाले पार्ट को हटा दिया तो और ऑब्जेक्ट इधर है, तो ऊपर वाले पार्ट से ही रेज अब कन्वर्ज होकर यहां पहुंच रहे होंगे, नीचे वाली रेज तो पूरा ऐसे निकल जा रही होंगी, है ना, वो तो हो ही नहीं रही होंगी कन्वर्ज उस पॉइंट पे, तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज विल डिक्रीज। बिल्कुल सही है, तो इंटेंसिटी ऑफ द इमेज घट जाएगी अगर आपने लेंस को ऐसे कट कर दिया तो। बहुत बढ़िया, चलिए अलोंग द लेंथ जब कट करते हैं, अलोंग द लेंथ, अलोंग द लेंथ कट करने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए ऐसा है कन्वर्जिंग लेंस, तो आप अलोंग द लेंथ ऐसे कट कट कर दें लेंस को कुछ इस तरह से। जब बच्चों इस तरह से कट करेंगे तो आपको लेंसेज, दो लेंस ऐसे मिल जाएंगे, मतलब एक बाय कॉन्वेक्स लेंस या इक्वी कॉन्वेक्स लेंस प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेन लेंस में, कॉन्वेक्स हाँ, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में बदल जाएगा। तो अब इसमें बच्चों आप क्या कहते हैं, फोकल लेंथ में फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? क्या कहते हैं बच्चों आप लोग? पड़ेगा सर। पड़ेगा सर। ओके, पड़ेगा। तो फोकल लेंथ बढ़ जाएगी घट जाएगी, क्या होगा? बढ़ जाएगी सर, बढ़ जाएगी। बढ़ेगी सर। तो दोगुना हो हो गया। जाएगी, ठीक है, फिर डबल हो जाएगा। डबल हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। अगर इक्वी कॉन्वेक्स लेंस है या इक्वी कॉनकेव लेंस है और आपने उसको बीच से कट किया है तो फोकल लेंथ पावर आधी हो जाएगी, पावर पी से पी बाई टू रह जाएगा और फोकल लेंथ बढ़ के एफ से टू एफ हो जाएगा, ठीक है, ये अंतर आएगा। और इंटेंसिटी इस बार नो चेंज, ठीक है, इंटेंसिटी नो चेंज, मतलब जितने इंटेंसिटी से फोकस हो रहा था पहले वाले फोकस पे उतने ही इंटेंसिटी से दूसरे, तो इंटेंसिटी पे कोई चेंज नहीं होगा, फोकल लेंथ डबल हो जाएगी, पावर आधी हो जाएगी। सर ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो आप प्रूव कर सकते हैं ना, इसके दोनों साइड की रेडियस को आप आर मान लीजिए, पहले वाला फोकल लेंथ एफ मान लीजिए और बाद वाला फोकल लेंथ निकाल लीजिए इस एक लेंस एक पार्ट का, ठीक है। या आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि पहले ये वाला हिस्सा कन्वर्ज कर रहा था फिर ये वाला हिस्सा भी कन्वर्ज कर रहा था, दोनों कन्वर्ज कर रहे थे, अब उसमें से आपने एक वाला हिस्सा इतना हिस्सा हटा दिया, यानी पहले दोनों मेहनत कर रहे थे, अब आपने ये वाला हिस्सा हटा दिया, केवल इतना ही पार्ट, तो आधा पावर आपने हटा लिया, इसलिए बचे हुए पार्ट की पावर आधी हो जाएगी, पावर आधी हो जाएगी तो फोकल लेंथ डबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो नोट कर लीजिए बच्चों इसको।
सर बताइए। सर एक क्वेश्चन था सर। हम्म। सर ऐसे इस टॉपिक से नहीं है सर, थोड़ा हाँ मतलब पहले वाला टॉपिक से है, थोड़ा हाँ सा और पहले ही। हाँ हाँ। जैसे उसमें दिया था ना कि एक लेंस है हम्म। और उसको सर ऐसे हॉरिजॉन्टली सर अलग अलग सर उसमें मतलब या म्यू की सर अलग अलग वैल्यू है सर। ओके। तो मतलब तो सर उसमें बता था कि कितने इमेज फॉर्म होंगे। म्यू की अलग अलग वैल्यू है लेंस के अंदर ही। यस सर, ऐसे एक लेंस है अच्छा, और एक उसके इधर बाद म्यू म्यू। अलग है, इधर म्यू अलग है यस और नीचे म्यू अलग है, ऐसा? यस सर, यस सर। ओके, ठीक है, डिस्कशन कर लेते हैं। सर उसमें बोला था कि कितने मतलब बस म्यू वन म्यू टू म्यू थ्री दिया है, फिर पूछा कितने इमेज फॉर्म होंगे। ओके ओके। आपको क्या लगता है इतने डिस्कशन के बाद, आपको कुछ आइडिया लग रहा है कि अगर मान लीजिए हम तीन इधर अलग ले लें, इधर अलग ले लें, इधर अलग ले लें, मान लीजिए 3/2, 5/2, 3, ऐसा कुछ, तो आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से सर सबका मतलब सब एक ही बनेगा सर, अलग अलग रहेगा तो भी सर अब इमेज तो सर आपकी एक ही आएगी, अब एक ही अलग अलग डिस्टेंस पे आएगी सर। इमेज अलग अलग डिस्टेंस पे आएगी। यस सर, ठीक है। क्योंकि सर हाँ, सर क्योंकि म्यू तीन ही बदल रहा है, इमेजेस बनेंगी ना? बिल्कुल तीन ही इमेजेस बनेंगी। मतलब अलग अलग डिस्टेंस पे तो अलग 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 तीन ही। डिस्टेंस पे बनेंगी क्योंकि जैसे आप इस इतने पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या आप मान लीजिए कि ऊपर वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है और इस वाले पार्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है, तो ये एक अलग लेंस की तरह बिहेव करेगा, ये अलग लेंस की तरह बिहेव करेगा। तो ये ऊपर वाला अपने हिसाब से इमेज बना देगा, नीचे वाला अपने हिसाब से इमेज बना देगा। तो जितने टाइप के आप मटेरियल लगा देंगे, है ना, मैं ये लेके चल रहा हूं कि आप ऐसे ही चेंज कर रहे हैं, तो जितने टाइप के मटेरियल लगा देंगे उतने टाइप का मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे यस सर। इमेज, सर ठीक अगर है, उतने। वर्टिकल होगा तो वर्टिकल में फिर वो बहुत होगा, फिर वर्टिकल में भी कॉन्सेप्ट यही रहेगा, पर वर्टिकल में ना दिक्कत क्या होगी कि इमेज के साथ साथ, सॉरी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर भी अलग अलग होगा। तो यस सर। उसमें फिर ज़्यादा थोड़ा सोचना पड़ जाएगा कि कैसे कट कर रहे हैं। ऐसे कर देंगे तो फिर बहुत सिंपल है, जितने आप लगाएंगे उतना आपको इमेजेस मिल जाएंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर सेम रहेगा, बस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको अलग अलग रखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। आइए सर बच्चों, अगली सर हेडिंग हम डालिए। ट्राई कर रहे हैं बट यहाँ पे क्लैपिंग की आवाज़ नहीं आ रही माइक में। प्रिज्म। एक एक सेकंड के लिए बस पीछे कर दिए सर, थोड़ी एक सेकंड के लिए बस। हाँ, बच्चों चलिए आप लोगों से सुनते हैं पहले प्रिज्म क्या होता है बच्चों, कैसे हम लोग अगर बोला जाए कि प्रिज्म बताइए, कोई एक आध पॉइंट कुछ ऐड करना चाहेंगे बच्चों प्रिज्म के बारे में? क्या होता है प्रिज्म और क्या अंतर है बाकी जो अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, और प्रिज्म में क्या अंतर सर है? उसमें एक वाइट लाइट जो पास करती है सर, वो मतलब 7 डिफरेंट कलर्स के लाइट को दिखाती है प्रिज्म। और उसमें सर हम लोग उसमें ना मतलब किस मतलब उसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के जो दोनों बराबर हो जाते हैं सर। ठीक है, बहुत बढ़िया। जैसे इन्होंने एक बढ़िया पॉइंट बताया कि सर प्रिज्म की वजह से हम डिस्पर्शन अचीव कर पाते हैं, व्हाइट लाइट अपने कंपोनेंट्स में टूट जाती है। बहुत बढ़िया, प्रिज्म का एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, वेरी गुड। और बच्चों कुछ बताना चाहेंगे प्रिज्म के बारे में? सर इसमें दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस होते हैं और वो किसी एंगल पे होते हैं। क्या बात है, वेरी गुड। तो एक्चुअली बच्चों प्रिज्म का जो है ना, तो प्रिज्म से रिलेटेड आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एक जगह, है ना। बस अंतर ये था कि लास्ट टाइम जब आप पढ़ रहे थे ना, तो उसमें दो सरफेसेस पैरेलल थी। मैं आपको याद दिलाता हूं किस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं। हम लोगों ने एक पढ़ा था लैटरल लास्ट शिफ्ट, है ना, लैटरल लेटरल शिफ्ट शिफ्ट पढ़ा था। सर, लेटरल शिफ्ट। हाँ, उसमें हम लोगों ने ऐसा कुछ ड्रॉ किया था कि एक रे ऐसे है, रिफ्रैक्ट होगी और फिर जो उसका ओरिजिनल डायरेक्शन है, रे उसी डायरेक्शन में चली जाएगी, बस शिफ्ट हो जाएगी, जो उसका ओरिजिनल पाथ है उससे थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्रिज्म में भी रिफ्रैक्शन होगा। यहां पे भी दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन हो रहा है, प्रिज्म में भी दो सरफेसेस में रिफ्रैक्शन होगा। बस अंतर यह है कि यहां पे जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस थी, जैसे ए और बी और सी डी, मान लीजिए मैं मान लेता हूं, तो ए बी और सी डी ये दो पैरेलल सरफेस थी जिनसे रिफ्रैक्शन हो रहा था रे का।
प्रिज्म में और इसमें बस अंतर ये है कि इन दोनों में पैरेलल सरफेसेस थी इसमें, और प्रिज्म में यही दोनों सरफेसेस एक एंगल पे होंगी। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूं आपको। जो सबसे कॉमन जो हम लोग देखते हैं वो यही है कि एक आप ऐसा ट्रायंगुलर प्रिज्म है ना, राइट एंगल प्रिज्म हो सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस, कैसे भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें जो रिफ्रैक्शन होगा हमेशा वो दो सरफेसेस के बीच में होगा, और वो दोनों सरफेसेस एक एंगल पे इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, जैसे ये सरफेस से रे हुई, अब इससे रिफ्रैक्शन होगा, उसके बाद अगली सरफेस से रिफ्रैक्शन होगा, और इस सरफेस से रिफ्रैक्शन, मतलब मैं अगर इसको पी क्यू आर बोल दूं तो पी क्यू से रिफ्रैक्शन होगा और पी आर से रिफ्रैक्शन होगा, और ये दोनों जो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं जिस सरफेस से हो रहे हैं वो सरफेसेस आपस में किसी ना किसी एंगल पे इंक्लाइंड होंगे। ठीक है, और जितने एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं ये जो दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है उसको बोला जाता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, एंगल ऑफ प्रिज्म ये भी हो सकता है, एंगल ऑफ प्रिज्म ये भी हो सकता है, और एंगल ऑफ प्रिज्म ये भी हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है। ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म, बस ध्यान ये देना है कि उसको ही एंगल ऑफ प्रिज्म बोला जाएगा जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रहा होगा उनके बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ प्रिज्म कैसे, जैसे अब मैं आपको कोई भी एक मान लीजिए एक स्क्वायर दे देता हूं एक ऐसा, ठीक है, और मैं बोलता हूं कि इस स्क्वायर में एक रे ऐसे इंसिडेंट होती है, ठीक है, ऐसे कुछ इंसिडेंट होती है और फिर रिफ्रैक्शन होता है और रे ऐसे चली जाती है। ठीक है, तो ये जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ प्रिज्म है, तो ये भी प्रिज्म का ही रिफ्रैक्शन, बल्कि देखने में नहीं लग रहा है ट्रायंगल, क्योंकि जनरली हम लोग ट्रायंगुलर इसी तरह का ड्रॉ करेंगे। पढ़ाऊंगा जब मैं आपको तो हर बार ऐसे ही ड्रॉ करूंगा, सवाल करेंगे तो ऐसे ही दिखेंगे, तो हमारे दिमाग में परसेप्शन बन जाता है कि प्रिज्म ऐसा ही, ये भी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म की तरह ही डील किया जाएगा। जो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम लोग वो यहाँ पे भी वैलिड होंगे, बस यहाँ पे एंगल ऑफ प्रिज्म ध्यान रखिएगा क्योंकि ये ए बी सरफेस और बीसी सरफेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है, ये दोनों सरफेस इन्वॉल्व है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो एंगल ऑफ प्रिज्म कहलाएगा। तो प्रिज्म क्या है, एक ऐसा अरेंजमेंट जहां पे दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस एक एंगल पे इंक्लाइन होती हैं, उसको हम लोग प्रिज्म बोलते हैं। अगर यही दोनों सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस पैरेलल हो जाते तो फिर वो स्लैब बन जाता, जो स्लैब वाले कॉन्सेप्ट पढ़े थे वो सारे वैलिड होते। तो ये बच्चों अरेंजमेंट कहलाता है प्रिज्म। तो मैं एक लाइन लिखवा देता हूं, थोड़ा सा लिख लीजिए एक लाइन। प्रिज्म मेन हेडिंग पड़ेगी, उसके नीचे लिखिए अरेंजमेंट इन विच arrangement in which refracting surfaces arrangement in which refracting surfaces are inclined at an angle. Arrangement in which refracting surfaces are inclined at an angle. अगला पॉइंट लिखिए, angle between refracting surfaces is called as prism angle. Angle between refracting surfaces is called as prism angle. Angle between refracting surfaces is called as prism angle. तो बच्चों अब ऐसे आप दो डायग्राम बना लीजिए, इसमें लिखिएगा कि प्रिज्म एंगल फॉर दिस केस प्रिज्म एंगल थीटा है, ये प्रिज्म एंगल है, दिस इज प्रिज्म एंगल, क्योंकि जिन दो सरफेसेस से रिफ्रैक्शन हो रहा है उनके बीच का एंगल प्रिज्म एंगल कहलाता है, तो ये प्रिज्म एंगल है। और यहां पे लिख लीजिएगा बी के बारे में लिख लीजिएगा प्रिज्म एंगल। No, sir.
नो सर। ठीक। तो बच्चों कुछ और हमें लिखने पड़ेंगे। ये आई कहलाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब पी क्यू सरफेस पे जो नॉर्मल है उसके साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा। ये ई कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, मैं ई को लिख देता हूं इमरजेंस। ये इमरजेंस इमरजेंसी वाला नहीं है, इमरजेंस मतलब इमर्ज है ना, निकलना। तो एंगल ऑफ इमरजेंस जिस एंगल पे रे निकल रही है, तो ये भी नॉर्मल के साथ, तो पीआर सरफेस पे जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे उसके साथ जो बाहर आती हुई रे एंगल बनाएगी वो कहलाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस। ये R1 और ये R2। R1 R2। ठीक। अब बच्चों कुछ थोड़े बहुत रिजल्ट्स लिखेंगे, मैं आपको हाईलाइट करा दूंगा क्या क्या रिजल्ट्स याद रखना है। मैं पूरा आपको पूरा डेरिवेशन करूंगा, तो आप लोग भी मेरे साथ करिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स होंगे जो आपको दिमाग में होने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। तो आइए, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये R1 R2, ये पहली बार रिफ्रैक्शन का एंगल R1 है और दूसरी बार एंगल ऑफ इंसिडेंस R2 है। चलिए, तो मान लीजिए बच्चों एक प्रिज्म है PQR और उसका प्रिज्म एंगल A ले लेता हूं मैं। कुछ इस तरह से इंसिडेंस है, कुछ रिफ्रैक्शन है, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस R1 R2, ठीक, और एंगल ऑफ डेविएशन। ये ओरिजिनल पाथ ऑफ रे था और ये प्रिज्म के आने की वजह से पाथ हो गया रे का, तो ये जो एंगल डेल्टा है ये कहलाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है। तो कुल मिला के हमें एंगल ऑफ डेविएशन फाइंड करने की कोशिश करना है। देखिए बच्चों थोड़ा सा ध्यान से, तो ये पॉइंट P है, इंसिडेंस जहां पे हो रहा है मैं इसको कुछ बोल देता हूं, लेट्स से B, इस पॉइंट को बोल देता हूं C, इस पॉइंट को बोल देता हूं D। ठीक है, तो जो क्वाड्रिलेटरल है PBCD, तो इस क्वाड्रिलेटरल PBCD में देखिएगा एक बार, PBCD क्वाड्रिलेटरल में PBCD है ना, तो इसमें ये पूरा एंगल 90 डिग्री क्योंकि ये नॉर्मल है, और ये भी एंगल पूरा 90 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये भी नॉर्मल है। ठीक है, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री, और किसी भी क्वाड्रिलेटरल में इंटीरियर एंगल का सम 360 होता है। तो ये 90 90 180, यानी ए एंगल और ये एंगल सी है, यही दो बचते हैं, तो इनका भी सम 180 होगा, क्योंकि इनका 180 है, टोटल 360 होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी, तो क्वाड्रिलेटरल पीबीसीडी में हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये बराबर होगा 180 डिग्री। तो कुल मिला के आप बोल सकते हैं कि जो एंगल सी होगा वो होगा पाई, यानी 180 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, अब इस ट्रायंगल BCD में देखिए, ट्रायंगल BCD, इसमें देखिए R1 प्लस R2 प्लस एंगल C, R1
प्लस R2 प्लस एंगल C, ये तीनों मिला के 180 डिग्री होंगे क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल C बराबर इस वाले इक्वेशन से पाई माइनस R1 प्लस R2, ठीक है। तो अगर आप ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि A की जगह R1 प्लस R2 लिखा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, ये याद रह जाए आपको अच्छी बात है, नहीं याद रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, बस याद रखिएगा कि जो एंगल A होगा इट इज इक्वल टू R1 प्लस R2, वेरी इंपॉर्टेंट। इस रिजल्ट को बहुत बार हम लोग यूज करेंगे बहुत सारे डेरिवेशंस में। तो एंगल A बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। उसके बाद एंगल ऑफ डेविएशन पे फोकस करिए बच्चों, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा एंगल ऑफ डेविएशन निकालने के लिए, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है R1 और ये R2। देखिए एंगल ऑफ डेविएशन, मान लीजिए मैं इस पॉइंट को बोल देता हूं कुछ E बोल देता हूं, ठीक है। तो ट्राइंगल EBD, ट्राइंगल EBD के लिए जो एंगल ऑफ ये एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है, डेल्टा एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी जो वैल्यू होगी डेल्टा, चूंकि एक्सटीरियर एंगल है, ये बराबर होगा इन दोनों एंगल के सम के, इसके और इसके, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है वो है I माइनस R1। सर कैसे I माइनस R1 है? ये I है तो ये पूरा एंगल I होगा, और ये R1 है तो ऊपर बचा हुआ I माइनस R1 होगा। उसी तरह से ये एंगल E है, एंगल ऑफ इमरजेंस। अगर ये एंगल ऑफ इमरजेंस है, ये R2 है, तो ये बचा हुआ एंगल E माइनस R2 होगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है I माइनस R1 है और ये E माइनस R2 है, ठीक है। तो जो डेल्टा होगा वो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2 के बराबर होगा, एक्सटीरियर एंगल है। तो I माइनस R1 प्लस E माइनस R2, इसको क्लब कर लेंगे एक साथ आप, तो डेल्टा बराबर I और E को एक साथ रख देते हैं, माइनस R1 प्लस R2 को एक साथ रख देते हैं, तो बन जाएगा I प्लस E, और R1 प्लस R2 बराबर A प्रूव कर चुके हैं। तो एंगल ऑफ डेविएशन बराबर बन जाता है I प्लस E माइनस A, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। आप पूरी कहानी भूल जाइएगा बच्चों, बस अगर आप इस पूरे स्लाइड में से ये दो रिजल्ट याद रखते हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। डेरिवेशन कोई मतलब इंपॉर्टेंस का नहीं है। आप R1 प्लस R2 बराबर एंगल है और एंगल ऑफ डेविएशन बराबर I प्लस E माइनस A, इतना जरूर याद रखिएगा, नोट कर लीजिए। डन है बच्चों, नोट हो गया। दो रिजल्ट याद रखने हैं इस पूरे डिस्कशन में, एंगल ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और डेल्टा बराबर I प्लस E माइनस A। डन सर। ठीक बच्चों, यहाँ पे एक थोड़ा सा चीज आपको मैं समझाना चाहता हूँ। तो अगर आप कुछ लिख रहे हैं तो बस लिखते रहिएगा, थोड़ा 2 मिनट रुक जाइए, बस बोर्ड पे देखिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आप डेल्टा का फॉर्मूला देखें ना, तो I प्लस E माइनस A है, ठीक है। तो एक तो ठीक है, याद तो रखना ही है। दूसरा इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस थोड़ा सा देखिए। अगर बच्चों I और E को आप इंटरचेंज कर देना तब भी एंगल ऑफ डेविएशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। सर कहना क्या चाहते हैं, मतलब I और E को चेंज कर दे? मतलब मेरे कहने का ये है कि जैसे मान लीजिए मैं एक ऐसे सेट लेता हूं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स से 30 डिग्री है और एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री है और प्रिज्म एंगल लेट्स से 45 डिग्री है, ठीक है। मैं आपसे पूछूं एंगल ऑफ डेविएशन इसके लिए बता दीजिए कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर बहुत आसान है, I प्लस E माइनस A ही तो करना है। 45 डिग्री। 45 डिग्री आ जाएगा, है ना, डेल्टा 45 डिग्री आ जाएगा, है ना। और आपने कैसे निकाला होगा, तो I प्लस E माइनस A ऐसे किया होगा आपने, 45 डिग्री आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब 30 डिग्री है, एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री होगा, तो
और प्रिज्म एंगल 45 डिग्री, तो डेविएशन 45 डिग्री है। तो इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री, एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री, तो आपको डेविएशन मिल रहा है 60 डिग्री का। ठीक है, तो अब मैं इसकी जो ये मैंने डेटा लिया है इसको मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। तो थोड़ा देखिएगा कि ये मान लीजिए मेरा प्रिज्म है, ये कुछ इस तरह से, और इसमें ये इंसिडेंट रे है, पहला रिफ्रैक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन, और ये पहले वाले के लिए नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने 30 डिग्री लिया है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री है और प्रिज्म एंगल 45 डिग्री है, तो मेरा एंगल ऑफ डेविएशन आ गया 45 डिग्री। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब मान लीजिए बच्चों मैं रे को ना ऐसे भेजा था, 30 से भेजा, रिफ्रैक्शन हुआ पहले सरफेस, दूसरे सरफेस, और 60 डिग्री से रे बाहर चली गई। मान लीजिए बच्चों मैं रे को ऐसे भेजूं, जिस पाथ पे रे गई है एग्जैक्टली उसके उल्टे पाथ पे रे को भेजूं, तो हमें पता है कि रे एग्जैक्टली अपने पाथ को ट्रेस करेगी और इधर से बाहर आ जाएगी, है ना। रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर आप जिस पाथ को फॉलो करती हुई रे आई है आप वैसे ही भेज देंगे तो वापस उसी पाथ से रे वापस चली जाएगी। ठीक है, अगर आप रे ऐसे भेजते हैं ना तो उस केस में 60 डिग्री आपका बन जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और 30 डिग्री क्या बन जाएगा बच्चों फिर जब रे को आप उल्टा भेजेंगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस। ठीक है, एंगल ऑफ डेविएशन अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस पे कोई एंगल ऑफ डेविएशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंगल ऑफ डेविएशन एग्जैक्टली वैसा ही रहेगा जैसे पहले था। जैसे पहले आपका एंगल ऑफ डेविएशन ऐसा था, आप डिफाइन करते तो, है ना, एंगल ऑफ डेविएशन आप ऐसे लिखते। ठीक है, बाद में भी आप एंगल ऑफ डेविएशन ऐसा ही लिखेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो पहले जो आपने रे भेजा था उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन जो था, बाद में जो उल्टा पाथ में भेजिए उसके लिए भी एंगल ऑफ डेविएशन वही है। ठीक है, तो जो दूसरे वाले केस के लिए आप एंगल ऑफ डेविएशन निकालेंगे तो भी 45 डिग्री ही आएगा। बस इस बार क्या होगा कि आप जो पहले आप ई रख रहे थे उस वो अब आपका नया आई हो गया है, जो पहले आई था वो नया ई हो गया है, और प्रिज्म एंगल तो वही रहा। ठीक है, तो जब आप फिर से सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो बस इस बार लिखेंगे 60 प्लस 30 माइनस 45, और प्रिज्म एंगल फिर से सॉल्व करने के बाद 45 डिग्री ही आ जाएगा। कहने का क्या मतलब है कि या तो आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस इंटरचेंजेबल है, इंटरचेंज हो सकते हैं, है ना। जैसे मैंने 30 डिग्री पे भेजा, रे 60 डिग्री पे आई, पर अगर मैं 60 डिग्री पे भेजूंगा तो रे 30 डिग्री पे बाहर आएगी, तो एंगल ऑफ डेविएशन 45 डिग्री है। इसका मतलब मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि एंगल ऑफ डेविएशन, सेम एंगल ऑफ डेविएशन आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिल सकता है। एक तो 30 डिग्री के लिए मिल गया और दूसरा 60 डिग्री के लिए। तो एंगल ऑफ डेविएशन आपको सेम एंगल ऑफ डेविएशन सेम प्रिज्म के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलेगा। जैसे यहां पे देखिए एक 30 पे मिला, और फिर 30 पे जब आप भेजे रे को, मान लीजिए 60 पे निकली थी, तो 60 पे अगर आप भेजेंगे रे को तो 30 पे निकलेगी। तो सेम एंगल ऑफ डेविएशन आपको दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पे मिलेगा। ठीक है, जैसे मैं ग्राफ आपको दिखाऊं अगर, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्स एक्सिस पे और एंगल ऑफ डेविएशन वाई एक्सिस पे, तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। अब यहां पे देखिए जैसे ये वाला डेविएशन है, ठीक है, तो आप दिख रहे होंगे कि दो एंगल्स पे मिलेगा, एक I1 और एक I2। तो मान लीजिए बच्चों जैसे मैं समझाने के लिए ले लूं कि I1 30 डिग्री है, और तो I2 बता सकते हैं बच्चों कितना होगा। जैसे इस वाले एग्जांपल के लिए मैं ले रहा हूं कि 30, 60 और A 45। तो जैसे I1 अगर 30 है तो मेरा जो I2 है वो 60 है, और 60 डिग्री। हाँ, एक्चुअल में ये जो एंगल I2 है ना बच्चों, ये एंगल ऑफ इमरजेंस है ना। तो जैसे Yes, sir. यहां पे जो डेविएशन मुझे पहले वाले एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए मिल रहा है, वही डेविएशन मुझे जिस दूसरे एंगल पे मिलेगा सेम डेविएशन, वो एक्चुअल में इस एंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इमरजेंस है। तो मान लीजिए 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो जब मैं रे को 30 डिग्री पे भेजूंगा तो 60 डिग्री पे रे बाहर आएगी, 60 पे भेजूंगा तो 30 पे रे बाहर आएगी, और दोनों केसेस में एंगल ऑफ डेविएशन सेम रहेगा। ठीक है, तो लोग अगर समझ पाए होंगे तो मैं एक और तुम लोग को ऐसे डेटा बना के देता हूं कि मान लीजिए, ठीक है, कुछ ये सिचुएशन है और ये एंगल है लेट्स से 45 डिग्री, और ये वाला एंगल है लेट्स से 55 डिग्री। तो मुझे बता सकते हैं बच्चों कि मैं 45 डिग्री पे भेजूंगा
तो रे कितने डिग्री पे बाहर आएगी? अगर मैं 45 पे रे भेजूंगा तो रे कितने डिग्री पे बाहर आएगी? 55 डिग्री 55 55 डिग्री डिग्री पे सर 55 डिग्री। और रे अगर मैं 55 डिग्री पे भेजूंगा तो कितने डिग्री पे बाहर आएगी? 45 डिग्री 45 डिग्री। और दोनों एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए क्या एंगल ऑफ डेविएशन की वैल्यू सेम रहेगी? सेम होगा यस सर। सर, यस सर, ठीक है। सेम रहेगी। और एक पर्टिकुलर एंगल होगा जहां पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस एक पॉइंट आएगा जहां पे कन्वर्ज कर जाएंगे, वो पॉइंट होगा मिनिमम डेविएशन का। ठीक है, तो ये कहीं से प्रूव होके नहीं आता है। आप मतलब ये ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, ये ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक लीस्ट पॉइंट मिलता है ना मिनिमम डेविएशन का। वो मिनिमम डेविएशन तब आता है जब पहले आप मान लीजिए 30 पे भेज रहे थे 60 पे, आपने 45 पे भेजा 55 पे, अब ये आ गया, मतलब कि आप मान लो कि एक तरह से आप मान लो 60 पे भेज रहे हो, ठीक है, इंसिडेंस 60 पे हो रहा है और इमरजेंस भी 60 पे ही है। ठीक है, तो ऐसा पॉइंट जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाते हैं, इस पॉइंट पे जहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस बराबर हो जाते हैं, वो कहलाता है मिनिमम डेविएशन वाला पॉइंट। यानी उस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आप रे को भेजेंगे तो आपको प्रिज्म में मिनिमम डेविएशन मिलेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लिखेंगे हम लोग। आप ये बताइए, इस स्लाइड का सारा कंटेंट लिख चुके हैं, यहां तक पहुंच गए क्या? डेल्टा Yes, बराबर आई sir. प्लस ई माइनस ए। यस सर, ये सब हो गया, ये सब हो गया। यस सर। ठीक, उसके बाद ये ग्राफ प्लॉट करिए, और मैंने जो समझाया होपफुली आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट्स है तो पूछ लीजिए, और बाकी आप नोट बना के अपने नोट्स में कुछ इस तरह से लिखिएगा। For a given angle of deviation, there are two angle of incidence possible. उनमें से एक एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, दूसरा इमरजेंस होगा। फिर दूसरे को अगर आप इंसिडेंस बनाएंगे तो पहला वाला इमरजेंस बन जाएगा। मिनिमम डेविएशन इज इक्वल टू 2i माइनस ए, क्योंकि i प्लस ई माइनस ए होता तो दोनों बराबर हैं, तो e की जगह भी i रख देंगे, तो मिनिमम डेविएशन विल बी इक्वल टू 2i माइनस ए। बच्चों एट मिनिमम डेविएशन मिनिमम डेविएशन बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, जो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टेड रे है ना, जो प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टेड रे है वो बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल होती है। ठीक है, तो एट मिनिमम डेविएशन refracted ray within prism is parallel to base of prism।
ये प्लीज नोट कर लीजिएगा, आप लोग की जिम्मेदारी है इसको नोट करना। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। रिफ्रैक्टेड रे इज पैरेलल टू बेस ऑफ द प्रिज्म। बच्चों R1 R2 के बारे में आपको क्या कहना है? R1 R2 में क्या रिलेशन होगा? थोड़ा सा अगर आप लोग गेस करना चाहें तो। दोनों सेम और इक्वल हो जाएंगे ना सर? इक्वल हो जाएंगे बिल्कुल। फॉर मिनिमम डेविएशन R1 बराबर इक्वल टू R2, और मान लीजिए इसको मैं R मान लेता हूँ, तो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है R1 प्लस R2, तो ये बराबर हो जाएगा 2R के, तो R बराबर हो जाएगा A/2। लेकिन ये सब कुछ वैलिड है जब मिनिमम डेविएशन है, ठीक है, तभी सब कुछ वैलिड है। R बराबर A/2, डेल्टा मिनिमम बराबर 2i माइनस ए, R बराबर A/2। ठीक। अब बच्चों जो पॉइंट पहला है ना, ये पॉइंट मैं इसको कुछ बोल देता हूँ, लेट्स से बी। तो पॉइंट बी पे मैं स्नेल्स लॉ लगा रहा हूँ, देखिएगा, क्योंकि मुझे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म निकालना है। तो मैं लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन आई बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इंटू साइन R1। तो ये बन जाएगा केवल साइन आई बराबर म्यू साइन आर, आर की जगह मैं लिख दूंगा साइन A/2। और बच्चों म्यू का वैल्यू आ जाएगा साइन आई डिवाइड बाय साइन A/2, और आई की वैल्यू हम लोग यहां से लिख देंगे। तो देखिए डेल्टा मिनिमम प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा इस वाली इक्वेशन से। तो ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, तो साइन आई बराबर हो जाएगा, आई की जगह रख देंगे ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, और नीचे आ जाएगा साइन A/2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म, ये फॉर्मूला याद रखना है, और यही बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है फॉर्मूला प्रिज्म के लिए। बच्चों इसका भी एक्सपेरिमेंट आप में से किसी ने किया है क्या? प्रिज्म का एक्सपेरिमेंट स्कूल में या कहीं पे भी? रिफ्रैक्टिव sir. इंडेक्स, यस सर किया है सर। तो सर उसमें अलग अलग यस सर किया है। निडल रख के सर वो निकालना पड़ता था, अलग अलग एंगल। फिर पेपर में उसका डायग्राम भी पेपर, बनाते थे। यस सर। ओके ओके। तो यही वाला फॉर्मूला यूज करके निकाला होगा आप लोगों ने, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, या कुछ और यूज यस किया था सर, फॉर्मूला? नहीं सर यही किया था, यही 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 किया यूज था। किया था सर। ठीक है। तो बच्चों ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का ना एक तरीका है। तो किसी भी अननोन मटेरियल जिसका आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो आप उसको प्रिज्म शेप में बनाते हैं, फिर आप मिनिमम डेविएशन निकालते हैं, और फिर इस फॉर्मूले की वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो म्यू बराबर साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन A/2। नोट कर लीजिए, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म का फॉर्मूला है। डन सर। ठीक। अब
थोड़े सवाल करेंगे बच्चों, तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उन पे बेस सवाल करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोग को बच्चों एक और लास्ट फार्मूला और करते हैं, फिर उसके बाद सवाल करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको इससे सवाल देखने को मिले। एक और फार्मूला करते हैं, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। चेंज कर दूं स्लाइड बच्चों, अगर लिख लिए हो आप सब तो? नो सर। लिखिए लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। बदल दो बच्चों स्लाइड, लिख लिया? यस सर। ओके, यस सर। ठीक। अब एक स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, फिर सवाल करेंगे। तो अगली हेडिंग डाल लीजिए, स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म। स्मॉल एंगल प्रिज्म। तो स्मॉल एंगल प्रिज्म का मतलब है कि ऐसा प्रिज्म लिया गया है, कंस्ट्रक्ट किया गया है जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत छोटा है, मतलब 10 डिग्री से छोटा है, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म इज लेस देन 10 डिग्री, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्मॉल एंगल प्रिज्म, ठीक है। अब चूंकि बच्चों एंगल ए बहुत स्मॉल है, तो चूंकि एंगल ए बराबर होता है R1 प्लस R2, ठीक है, तो R1 और R2 बहुत छोटे होंगे, क्योंकि R1 R2 का सम ही होता है ए, तो R1 R2 छोटे होंगे। R1 एंड R2 आर वेरी स्मॉल, R2 वेरी स्मॉल, ठीक है। तो R1 R2, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस को भी बहुत छोटा होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि R1 R2 छोटे हैं, तो साइन आई बाई साइन आर कॉन्स्टेंट, तो उसी हिसाब से ये भी बहुत छोटे होंगे, आई और ई। अब डेविएशन का अगर फॉर्मूला लिखा जाए, तो डेविएशन बराबर होता है आई प्लस ई माइनस ए। तो हमें स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन निकालना है। थोड़ा सा देखिएगा बच्चों, है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, आई और ई लिखते हैं स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, और इस पॉइंट 1 पे ये मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो मैं स्नेल्स लॉ लगाता हूँ पॉइंट 1 पे, ठीक है। तो आप कैसे लिखेंगे पॉइंट 1 के लिए? लिखेंगे, चूंकि मान लेते हैं बाहर एयर है, तो लिखेंगे μ1 साइन आई बराबर μ2 साइन आर, यानी R1। चूंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा है, तो मैं आई बराबर लिख देता हूं सीधे सीधे म्यू R1, ठीक है। फिर रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है, फिर दूसरे एंड पे रिफ्रैक्शन होगा और रे बाहर जाएगी, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूं R2। तो इस सेकंड वाले पॉइंट पे फिर से आप लिखोगे स्नेल्स लॉ, तो इस बार लिखोगे म्यू साइन R2 बराबर 1 इंटू साइन ई, तो इसकी जगह आप बन जाएगा म्यू R2 बराबर ई, ठीक है। तो आई और ई की वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए, तो आई है म्यू R1
और ई है म्यू आर टू माइनस ए, तो म्यू कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा आर वन प्लस आर टू माइनस ए, आर वन प्लस आर टू की वैल्यू ए है तो बन जाएगा ए म्यू माइनस ए, तो यहाँ से आप डेविएशन ए कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा म्यू माइनस वन। तो एंगल ऑफ डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म याद रखना है ए टाइम्स म्यू माइनस वन। बहुत बार ये रिजल्ट यूज होगा, बाकी सब आप भूल जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये फॉर्मूला याद रखिएगा, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर स्मॉल एंगल्ड प्रिज्म ए टाइम्स म्यू माइनस वन। और हाँ, ए डिग्री में रखेंगे तो आपको डेविएशन भी डिग्री में मिलेगा, ए रेडियन में रखेंगे तो डेविएशन भी रेडियन में मिलेगा, म्यू की कोई यूनिट नहीं होती। डन सर। ठीक, तो काफ़ी थ्योरी पढ़ ली बच्चों हम लोगों ने, और अब करेंगे न्यूमेरिकल। मैं न्यूमेरिकल से पहले पूरा एक बार क्विक रिवीजन दे दूंगा, जो जो फॉर्मूले अभी हम लोगों ने किए जो आपको याद रखने हैं। सर अभी रुक जाइए सर। लिखिए लिखिए। डन सर। ठीक, चलिए तो एक क्विक रिवीजन जो भी किया है अभी तक हम लोगों ने प्रिज्म में। ठीक, तो प्रिज्म में अभी तक हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा प्रिज्म क्या होता है। तो ऐसा अरेंजमेंट जहां पे रिफ्रैक्शन ऐसी दो सरफेसेस से होता है जो आपस में इंक्लाइंड होते हैं एक एंगल पे, और जिस एंगल पे इंक्लाइंड होते हैं उनको एंगल ऑफ प्रिज्म कहा जाता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इमरजेंस, R1 R2। तो पहली जो फॉर्मूला पढ़ा, पहला फॉर्मूला वो यही था कि R1 प्लस R2 बराबर होगा एंगल ऑफ प्रिज्म के। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला पढ़ा कि जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा प्रिज्म में वो होगा I प्लस ई माइनस ए। ठीक है, मिनिमम डेविएशन जब होगा तब कंडीशन क्या होगी बच्चों? एट मिनिमम डेविएशन क्या हो जाएगा, बता सकता है कोई? एट मिनिमम डेविएशन एंगल I इक्वल्स टू एंगल I इमर्जेंस। I इक्वल्स टू ई हो जाएगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एमरजेंस, तो मिनिमम डेविएशन हो जाएगा 2I माइनस ए। ठीक है, उसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए बाई टू। ठीक है, गिवन एंगल ऑफ डेविएशन के लिए दो एंगल ऑफ इंसिडेंस पॉसिबल होंगे। फिर स्मॉल एंगल प्रिज्म के लिए डेविएशन ए टाइम्स म्यू माइनस वन। ठीक है, जो भी आप रेडियन में रखेंगे तो रेडियन में डेविएशन आएगा, डिग्री में रखेंगे तो डिग्री में डेविएशन आएगा। ठीक है, और कोई फॉर्मूला तो बच्चों हम लोग भूले नहीं है। ठीक है, तो ये है। अच्छा हाँ, ग्राफ और प्लॉट किया है हम लोगों ने डेविएशन वर्सेस एंगल ऑफ इंसिडेंस का, इसको भी थोड़ा सा दिमाग में रखना है। कुछ इस तरह से ग्राफ आएगा, ये मिनिमम डेविएशन का पॉइंट होगा जहाँ पे आई और ई आपस में बराबर हो जाएंगे,
ये मिनिमम डेविएशन का पॉइंट आएगा। ठीक, चलिए अब इतने ही बेसिस पे कुछ सवाल करते हैं, फिर और डिस्कशन है वो भी करेंगे। तो ये रहा पहला सवाल, करिए आप लोग आराम से। सर 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है, चलिए कुछ और किसी का कुछ है आंसर, देख लीजिए एक बार क्या क्या गिवन है, क्या पूछा गया है। तो देखिए एंगल ऑफ डेविएशन पूछा गया है और कह रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस, यानी मिनिमम डेविएशन हो रहा है। तो मिनिमम डेविएशन का फॉर्मूला बच्चों आप सबको पता है, 2i माइनस ए लिखना पड़ेगा आप सबको, है ना, 2i माइनस ए। अब इसमें से जो जो पता है पहले उसको लिख देते हैं। तो सवाल में बोला गया है इक्विलैटरल प्रिज्म, यानी 60 डिग्री हो गया एंगल ऑफ प्रिज्म पहले तो, ठीक है, इक्विलैटरल है, और 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इसमें भी देखिए बच्चों हिंट दिया गया है, सच दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमरजेंस एंड ईदर इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। तो दोनों में से दोनों बराबर है और एक दोनों में से कोई भी एक 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। तो 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म यानी 60 डिग्री, तो हो जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। बिल्कुल, एक्चुअल में बच्चों इसका तो रोल ही नहीं बचता है यहाँ पे, है ना। तो 45 डिग्री आप यहाँ पे रख दीजिए, तो 45 इंटू 2 90, 90 माइनस 60 30 डिग्री, 30 डिग्री। यही डेविएशन हो जाएगा, है ना, मिनिमम डेविएशन होगा, यही एंगल ऑफ डेविएशन है 30 डिग्री। कहाँ कंफ्यूज हो गए बच्चों, बताइए थोड़ा सा, कहाँ दिक्कत आ रही हो है? गया था सर। हो गया था, गुड गुड। जिनको गड़बड़ था या जो चीज़ नहीं समझ में आ रही थी पूछ लीजिए। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर है। एंगल ऑफ प्रिज्म को 60 डिग्री लिया गया है, कारण क्या है 60 डिग्री लेने का? क्योंकि इक्विलैटरल है, इस वजह से। बच्चों अगला सवाल लगाऊं, रेडी हैं तो? यस सर। देखिए थ्री पॉइंट 2 डिग्री है, वो डैश लिख गया है, 3.2 डिग्री रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल बताना है। सर 1.64। यस सर 1.64।
हाँ बच्चों, मैं सुन नहीं पाया आपकी बात, क्या कह रहे हैं, कितना आ रहा है? So 1.64. 1.64 आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसमें फॉर्मूला क्या यूज़ किए हैं पहले तो बता दीजिए जल्दी से। एंगल ऑफ डेविएशन, So deviation equals to A into nu minus 1. वेरी गुड, ए इंटू म्यू माइनस वन, बहुत बढ़िया। तो एंगल ऑफ डेविएशन 3.2 है और एंगल ऑफ प्रिज्म 5 है, म्यू माइनस वन। तो यहाँ से देखिए बच्चों, म्यू माइनस वन की वैल्यू निकालना होगा तो 3.2 डिवाइडेड बाई 5, डेसिमल हटा देंगे, ठीक है। तो म्यू का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस 32/50। तो जोड़ देंगे बच्चों तो 82/50। आप लोग का भी ऐसा ही कुछ बन रहा था क्या? देख लीजिए एक बार तो। यस सर, सही है सर, Yes, यही। sir. सही ठीक है। है, तो ये बच्चों 16 164 1.64 कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना? 1.64। Yes, sir. Yes, sir. जी सर। अगला सवाल करते हैं, आइए। बहुत आसान सवाल बच्चों, गड़बड़ नहीं करिएगा, बताइए आंसर जल्दी से। 30 degree. 30 डिग्री सर। ठीक है 30 degree. बच्चों, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता देंगे क्या? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर मतलब प्रॉपर सॉल्व करके नहीं कुछ आ रहा है तो भी चल जाएगा, ठीक है। तो जैसे इन्होंने डेविएशन पूछा है तो डेविएशन बराबर आ जाएगा आई प्लस ई माइनस ए। अच्छा, मिनिमम डेविएशन पूछा है क्या? एंगल ऑफ इन द कंडीशन ऑफ मिनिमम डेविएशन, ओके। तो मिनिमम डेविएशन आ जाएगा 2i 2i माइनस, माइनस ए हो जाएगा सर। बिल्कुल। तो माइनस ए 45 डिग्री है और 2 टाइम्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 45 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो 90 माइनस 60, 30 डिग्री। बच्चों 30 आ रहा था, कितना आ रहा था आप लोग का मिनिमम डेविएशन? 30 ये आ सर, रहा है। यही है, यही है सर, यही है। ठीक है। अच्छा, Some mu √2 आ रहा है। √2 आ रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, म्यू निकालना है ना, तो साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू डिवाइड बाई साइन ए बाई टू। तो ए का वैल्यू 60 डिग्री है तो 60/2 और ए प्लस डेल्टा एम, तो ए 60 है, डेल्टा एम 30 है, डिवाइडेड बाई 2। जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो देखिए साइन सर इसमें तो डायरेक्ट आई दे ही रखा है ना। दे रखा है, हाँ बिल्कुल दे रखा है एकदम, है ना। आप a प्लस डेल्टा एम बाई टू यूज करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आई दे रखा है तो वही यूज कर लीजिए, है ना। तो साइन 45 डिग्री यानी 1/√2 और डिवाइडेड बाई साइन 30 डिग्री, ये भी 1/2 है। लिख दीजिए, ऊपर चला जाएगा 2 डिवाइड बाई √2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी √2। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछता तो उसका आंसर हो जाता √2। बाकी अभी डेविएशन पूछा है 30 डिग्री आएगा। अगला सवाल, गड़बड़ नहीं करिएगा बच्चों, आराम से 1 मिनट। लिखिए लिखिए लिखिए। तो यहाँ पे वो वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज हुआ? कौन सा वाला? डेविएशन इक्वल्स टू ए इंटू न्यू माइनस 1। हाँ, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म बहुत बड़ा है ना, 60 डिग्री है ना। जब 10 डिग्री से कम होगा तब यूज करेंगे थिन एंगल वाला। ठीक है सर। सर वो थिन प्रिज्म के लिए भी उसमें दिया रहेगा कि कहीं पे थिन प्रिज्म लिख के तभी वो यूज करें। हाँ बिल्कुल, या तो अगर नहीं लिखा है तो फिर एंगल से आपको अंदाजा लगे, अगर दिया हुआ है तो फिर बात अलग है। डन सर। चलिए एक सवाल और करते हैं, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा।
जो एक करते हुए आए हैं अभी तक सवाल, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो आपका फॉर्मूला लगाने का मन करे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है तो वही वाला फॉर्मूला लगाना होगा, डेल्टा मिनिमम निकालना है। तो 30 डिग्री आ रहा है ओके, सर, 30 डिग्री आ रहा है। ठीक है। थर्टी डिग्री है सर। ठीक, आइए बच्चों, तो सवाल देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ, शायद आपको लैंग्वेज कुछ क्लियर ना हो रही। तो बोला गया है कि एक हॉलो इक्विलैटरल ट्रायंगल प्रिज्म है और उसमें एक लिक्विड फिल कर दिया गया है, ठीक है। कुल मिला के ट्रायंगुलर शेप में आपका फ्लूइड आ गया है, लिक्विड आ गया है, ठीक है। तो वो बिल्कुल जैसे ग्लास से बना होता है प्रिज्म, तो ये मान लीजिए उस लिक्विड से बना है। और बोला गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, तो म्यू √2 है। और आप फॉर्मूला पता है म्यू का, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो ए चूंकि इक्विलैटरल है, इक्विलैटरल है 60 डिग्री होगा, ए प्लस डेल्टा एम हमें निकालना है, डिवाइड बाय साइन ए बाई टू यानी साइन 60 बाई टू, ठीक है। और ये आपके पास √2 दे रखा है, तो देखिए ये बन जाएगा आप √2 एज इट इज, और ये 30 डिग्री साइन 30 डिग्री तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 बराबर आ जाएगा साइन 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो ये दिख रहा होगा आपको बच्चों, ये √2 बचेगा। ये 45 डिग्री लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1/√2 45 बराबर 60 प्लस डेल्टा एम बाई टू। 45 दूनी 90, 90 माइनस 60, ये आ जाएगा डेल्टा एम 30 डिग्री। निकाल पाए थे बच्चों आप लोग या कंफ्यूज हो गए कहीं पे? जी सर, नहीं सर, यस हो सर, गया था, यही हो गया आया था। था। ऐसे चलिए कि ठीक, एक और सवाल करते हैं इसी पे। इसमें एंगल ऑफ इमरजेंस सर पूछ, अभी नहीं हुआ था। नहीं हुआ था, लिखे लिखे लिखे। इसको कर लेते हैं सर। ठीक है, अच्छा इसको कर लीजिए, फिर मैं लगा देता हूँ वापस से। तो एक सेकंड बच्चों, है ना, मुझे थोड़ा सा आप लोग को सवाल समझाने दीजिए, क्या चल रहा है सवाल में वो भी क्लियर होना चाहिए। तो एक इंसिडेंट रे है बच्चों जो कि 90 डिग्री पे आके गिर रही है, ठीक है। मतलब ये एंगल 90 डिग्री है, देख लीजिएगा थोड़ा सा, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है। तो ऐसे रे आके गिर रही है और ये जाके टकरा रही है सरफेस ए बी से, और फिर रिफ्रैक्शन होगा ए बी से और रे बाहर चली जाएगी। तो आपसे सवाल में पूछा है कि एंगल ऑफ इमरजेंस बताना है कितना होगा। सारी चीज़ें आप जानते हैं, गड़बड़ नहीं करिएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म √3 है, एंगल ऑफ इमरजेंस आपसे पूछा गया है।
60 डिग्री आ रहा है सर। ओके, चलिए बच्चों, काफ़ी समय हो गया, देखते हैं थोड़ा सा, है ना, कैसे क्या करना था, सॉल्व क्या करना था। देखिए, तो जैसे इंसिडेंस ऐसे हो रहा है, 90 डिग्री पे गिर रहा है, तो बच्चों यहाँ पे कोई रिफ्रैक्शन कुछ पॉसिबल होगा क्या? यहाँ पे जैसे इस वाले फेस पे एसी पे कोई डेविएशन होगा रे में, या रे जैसे आ रही है स्ट्रेट वैसे ही आके बी ए बी से टकराएगी? अरे क्या वैसे लगता है रहेगी आपको? फिर। कोई कोई डेविएशन होगा डेविएशन एसी नहीं पे? होगा। नहीं कोई होगा। सर कोई डेवी नहीं होगा। नो सर। नहीं हो। कारण क्या है वैसे ना होने का? सर नॉर्मल के उस पे पड़ रहे हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस सर 90 इंसिडेंस डिग्री, जीरो है। हाँ, 90 एंगल डिग्री ऑफ पे है ना इंसिडेंस जीरो इसमें। है, नॉर्मल के लॉन्ग रे गिर रही है तो डेविएशन होगा नहीं। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जीरो, रे एज इट इज गिरेगी यहाँ पे, ठीक है। फिर जब बी ए बी सरफेस से बाहर आ रही होगी रे, फिर हो सकता है कि वहां पे डेविएशन आ जाए। चेक करते हैं, आइए। तो देखिए बच्चों, ये आपका नॉर्मल है ना, ये ए बी पे ये नॉर्मल है, ठीक है। तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो ये 60 है, ये 90 है, ये एंगल 30 होगा, और ये 90 है, तो ये वाला एंगल कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री होगा। तो इसको 30 डिग्री होना पड़ेगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ए बी सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, और इस वाले मतलब प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। तो इस पॉइंट को मान लेते हैं हम पॉइंट नंबर 1। तो पॉइंट नंबर 1 में स्नेल्स लॉ लगाता हूं, तो हमें पता है कि μ1 तो √3 इंटू साइन 30 बराबर, बाहर एयर है, ठीक है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंटू साइन आर। जितने रे पे जिस एंगल पे रे बाहर जाएगी, नॉर्मल से जितना एंगल बनाएगी, वही एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाएगा। तो मैं इसको साइन ई लिख देता हूँ, ठीक है। तो अंडर √3 और साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2 बराबर साइन ई, ठीक है। तो √3/2 बराबर साइन ई, तो यहाँ से ई का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस 60 डिग्री होगा इस केस में। अब बताइए बच्चों, सर मैच हुआ था आंसर या कुछ और आ रहा था आप लोग का? सर यहाँ बोलिए पे बोलिए। क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्रिटिकल एंगल का, अगर देखिए सवाल में ऐसा कुछ बोलता कि रे बाहर नहीं आ रही है, या क्या एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए सच दैट रे अंदर ही रह जाए, कुछ इस टाइप की लैंग्वेज होती तो हम लोग TIR या उस तरह से कुछ चीजें सोचते। यहाँ पे तो बता दिया कि ऐसे गिर रही है, और एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ लीजिए, बता दीजिए एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ इमरजेंस मतलब बाहर रे आ रही है, तो TIR और या क्रिटिकल एंगल का तो रोल नहीं बचता है। और बताइए बच्चों, कहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो गए थे? तो मुझे थोड़ा सा बताइए, आप लोग क्या लग रहा था कि नहीं हो पाया ये सवाल? सर ऐसे ही किया था सर, हो गया था। गुड गुड। बाकी सर बच्चों, ऐसे हम लोग सर ऐसे ना, अगर जैसे वो हम लोग, मैंने फॉर्मूला एक मैं जानता था इसका। हाँ 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 तो जैसे मैंने था तो उसमें था ना कि 1 बाई, ऐसे अगर आर के लिए कभी भी इमरजेंस पूछता है ना सर, हाँ हाँ तो उसमें सर 1/μ करके 1/μ इज इक्वल टू साइन R2 अपॉन साइन ई कर देते हैं सर तुरंत ही। वैसे ही मतलब जैसे आप किए हैं हाँ हाँ, वैसे सर, और जल्दी आ जाएगा सर, उसके निकालने के लिए होता है। ठीक है। पर वहाँ पे वो सर रिजल्ट उसका थोड़ा सा लिखे थे सर, ये PYQ टाइप का था, इसी से इसको सॉल्व भी किए थे, ओके ओके। उसको बताया। बाकी बच्चों बताइए, जिनका नहीं हुआ है कि कोई कंफ्यूजन की सर ये हम यहाँ नहीं समझ पाए या ऐसा कुछ। एंगल ऑफ इमरजेंस, जो सरफेस से रे बाहर आ रही हो उससे कितना एंगल बना रहा है, वो एंगल ऑफ इमरजेंस कहलाता है। तो कुछ पूछना हो तो बच्चों इसमें पूछ लीजिए। एक और मैं आपको सवाल कराता हूँ, देखिए। एक सेकंड ना। सर इससे पिछली स्लाइड लगा दीजिए पहले। ओके, ये थी क्या इससे पिछले वाली? यस सर। हाँ, देखिए। हाँ, मैं क्रिटिकल एंगल और उसके भी आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा कि कैसे क्रिटिकल एंगल और कब इमरजेंस पॉसिबल है, कब इमरजेंस पॉसिबल नहीं होगा, वो भी हम लोग समझेंगे थोड़ा सा। डन सर। ठीक, अब देखिए, अब बच्चों हम लोग निकालना चाह रहे हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस
फॉर ग्रेजिंग इमरजेंस। क्या मतलब हुआ इसका, मैं समझाता हूं आपको। कुल मिलाकर बच्चों हम ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस निकालना चाहते हैं जिसके लिए एंगल ऑफ इमरजेंस ग्रेजिंग हो। मतलब क्या हुआ सर, ग्रेजिंग का मतलब कि जैसे ये इंसिडेंट ऐसा है आपका, ठीक है, इंसिडेंट मान लीजिए कुछ इस तरह से हो रहा है, तो रिफ्रैक्शन हो और रिफ्रैक्शन के बाद जो इमर्जिंग रे हो वो ग्रेजिंग एंगल पे बाहर आए। ग्रेजिंग एंगल पे बाहर आए मतलब कुछ पैरेलल टू रिफ्रैक्टिंग सरफेस, कुछ इस तरह से बाहर आए, ठीक है, कुछ इस तरह से बाहर है। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस, है ना, जिस सरफेस से बाहर आ रही है उसी के पैरेलल बाहर है। तो मैं आप लोगों को पूरा चीज करके हम लोग सीखेंगे और अल्टीमेटली रिजल्ट आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये कुछ इस तरह से एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और यहाँ पे जो एंगल ऑफ इमरजेंस है ये 90 डिग्री है। एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री है, ठीक है, एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री है। ये एंगल R1 है और ये एंगल R2 है, ठीक है, जो कि क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। सर कैसे पता चला आपको क्रिटिकल एंगल के बराबर, कैसे बोल रहे हैं आप इसको? क्रिटिकल एंगल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर आपको याद हो कि क्रिटिकल एंगल पे अगर आप रे को भेजेंगे तो रे पैरेलल टू द सरफेस आती है। जैसे डेंसर से रेयर जाती है रे तो कुछ इस तरह से होगी, पर अगर आप बढ़ाते जाएं एंगल और क्रिटिकल एंगल पे रे को रख दें तो फिर रे जस्ट इस तरह से कुछ जाएगी, और क्रिटिकल एंगल से ऊपर कर देंगे तो फिर TIR हो जाएगा, है ना। तो चूंकि ग्रेजिंग एंगल पे जा रही है यानी R2 जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है, R2 क्रिटिकल एंगल के बराबर है। और मुझे ये वाला एंगल निकालना है कि मैं किस एंगल पे रे को भेजूं कि वो ग्रेजिंग एंगल पे इमरजेंस हो, ठीक है। तो मैं इसको IG बोल देता हूं, है ना, ठीक है। तो ये एयर है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, तो लिखेंगे हम लोग 0.1 पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इंटू साइन IG बराबर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू इंटू साइन R1, ठीक है। इसको यहां से लिख दिया जाएगा बच्चों साइन IG बराबर म्यू साइन R1 की जगह बच्चों मैं लिखूंगा A माइनस R2। सर A माइनस R2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि R1 प्लस R2 बराबर A होता था एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है, एंगल ऑफ प्रिज्म A के बराबर। तो A माइनस R2, ठीक है, A माइनस R2 करेंगे तो R1 होगा क्योंकि R1 प्लस R2 A के बराबर था। तो ये बन जाएगा साइन IG बराबर म्यू साइन A माइनस R2, और R2 एंगल जो है वो क्रिटिकल एंगल के बराबर है, ठीक है, क्रिटिकल एंगल, है ना। और दो गिवन मीडियम का जो क्रिटिकल एंगल होता है साइन क्रिटिकल, आपको पता हो बच्चों, तो 1/μ के बराबर होगा, ठीक है। छोटा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब रेयरर अपॉन डेंसर लिखते हैं, तो डेंसर से रेयरर जा रही, रेयरर एयर हुआ और डेंसर म्यू हुआ, तो 1/μ साइन क्रिटिकल, ठीक है। इसकी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो साइन IG बराबर म्यू टाइम्स साइन A माइनस साइन क्रिटिकल, ठीक है। ये अगर आप इस एंगल पे इंसिडेंस कराओगे, ठीक है बच्चों, इस एंगल पे इंसिडेंस कराएंगे अगर आप, तो जो एंगल ऑफ इमरजेंस है वो 90 डिग्री पे जाएगा, ठीक है। A क्या हो गया, प्रिज्म एंगल हो गया, और C क्या हो गया, क्रिटिकल एंगल, ठीक है। तो प्रिज्म और जो एयर है उसका जो क्रिटिकल एंगल होगा, ठीक है, वो उसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे तो आपको साइन IG की वैल्यू आ जाएगी। फिर IG आ गया तो फिर वहां से आप इंसिडेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब इससे देखिए कुछ चीजें हम लोग को सोचने वाली हैं, तो जरा ध्यान से देखिएगा। लिख रहे हो तो लिखना छोड़ दीजिए 2 मिनट। बच्चों अगर मान लीजिए एंगल ऑफ इंसिडेंस IG से बड़ा हो जाए, मतलब ये जिस एंगल पे रे जस्ट इमर्जिंग है, अगर उससे ज्यादा एंगल से हम रे को सेंड करें, है ना, दोनों केसेस डिस्कशन करेंगे कि IG से ऊपर भेजें तो क्या होगा, IG से नीचे भेजेंगे तो क्या होगा। तो पहला केस लेते बच्चों, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस इस वाले एंगल से बड़ा है तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा हो गया IG से, तो अगर IG से बड़ा हो गया तो R1 भी इस वाले R से बड़ा होगा, इस वाले से बड़ा होगा, ठीक है। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, ठीक है, ध्यान सुनिएगा बच्चों, IG से एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे आप, मान लीजिए समझाने के लिए कि आप इसको सॉल्व करते हैं और IG का वैल्यू
30 डिग्री आ जाता है, एक ऐसे डेटा ले रहा हूँ। और आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 40 डिग्री पे भेजते हैं, मतलब अगर आप 30 डिग्री पे भेजेंगे तो एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री होगा, इस तरह से रे आएगी। आप 30 पे नहीं भेज रहे हैं, आप 30 से ज़्यादा पे भेज रहे हैं, 40 पे, तो मान लीजिए इसके करस्पॉन्डिंग जो R1 था वो था लेट्स से 20 डिग्री, ठीक है, ऐसे ही डेटा ले रहा हूँ, है ना। तो जब आप 40 पे भेजेंगे तो बच्चों आप मुझे थोड़ा सा, जितना भी आप लोगों ने अभी तक सीखा है रे ऑप्टिक्स में, मुझे बताइए, अगर मान लीजिए 30 पे भेज रहा था तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 20 था, अगर मैं 40 पे भेजूंगा तो ये जो R1 है ये 20 से बड़ा होगा या 20 से छोटा हो जाएगा, क्या लगता है आपको बच्चों? आर बड़ा होगा सर। बड़ा बड़ा होगा, है। क्योंकि साइन आई बाई साइन आर का रेशियो कांस्टेंट रहता है, तो आप इंसिडेंस को बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ जाएगा। तो ये भी बच्चों कुछ 30 डिग्री या कुछ इस तरह से हो जाएगा, 25 डिग्री 22 डिग्री, मतलब 20 से तो बढ़ जाएगा, है ना, तो बढ़ जाएगा R1। तो R2 के बारे में आपका क्या ख्याल है बच्चों कि R2 पे क्या फर्क पड़ेगा जब आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाएंगे, तो R2 पे क्या फर्क पड़ जाएगा? घट R2 कम जाएगा, हो जाएगा कम हो सर। जाएगा सर। कम हो जाएगा, है ना, यानी R2 कम हो जाएगा, मतलब R2 क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा, क्योंकि जब इस पे भेज रहे थे जी पे तो जो R2 था वो क्रिटिकल एंगल के बराबर था। अब R1 बढ़ गया तो R2 को कम होगा, कम होना होगा, क्योंकि R1 और R2 को जो ऐड करने के बाद है वो प्रिज्म एंगल बन रहा है, वो तो फिक्स है। तो अगर आप R1 बढ़ाएंगे तो R2 को कम होना पड़ेगा, R2 यानी क्रिटिकल एंगल से कम हो जाएगा। और जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होता है तो रे TIR होता है या TIR नहीं होता है, क्या कहते हैं आप लोग? नहीं होता। नहीं होता। ये होगा सर। TIR नहीं होता है, मतलब कि रे बाहर आ जाएगी जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, एंगल ऑफ ग्रेजिंग एंगल जो IG से बड़ा होगा, रे कम्स आउट, रे बाहर आएगी, ठीक है। यानी जब भी आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस IG से बड़ा, जितना बड़ा होता जाएगा रे के बाहर आने के चांसेस उतने बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अब और आई जब एग्जैक्टली IG के बराबर हो जाएगा, यानी इसी के बराबर वैल्यू होगा तो एकदम 90 डिग्री। और अगर जितना आप एंगल आई को बढ़ा करते जाएंगे, IG से जितना बड़ा होता जाएगा एंगल ऑफ इमरजेंस उतना ऐसा कम होता जाएगा, ठीक है, मतलब रे के बाहर आने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। पर इसी का उल्टा ले लीजिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस IG से छोटा है, ठीक है, तो मतलब 30 की जगह मैं रे को 25 पे भेज रहा हूं, देखिएगा बच्चों, है ना, 25 पे भेज रहा हूं, तो R1 जो पहले 20 पे था अब वो 20 से कुछ कम होगा, 18 15 कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए 15 डिग्री ले लेता हूं। तो जो R2 पहले क्रिटिकल एंगल पे था अब वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा वैल्यू। मेरी बात समझ रहे हैं बच्चों आप सब? यस सर। यस सर। अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो क्या होगा बताइए जल्दी से, रे बाहर आएगी या नहीं आएगी? TIR हो जाएगा सर। TIR होगा, बिल्कुल, TIR टेक्स प्लेस, TIR टेक्स प्लेस, नो रे कम्स आउट, तो रे बाहर नहीं आएगी, ठीक है, नो रे कम्स आउट। यानी आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को जितना बढ़ाते जाएंगे रे के बाहर आने के चांसेस उतना बढ़ता जाएगा। किससे बढ़ाते जाएंगे? IG से। IG क्या है? IG वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिसपे ग्रेजिंग इमरजेंस होता है। तो ग्रेजिंग एंगल से जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे रे के बाहर आने के चांसेस उतना बढ़ते जाएगा। और ग्रेजिंग एंगल से जितना आप एंगल को कम करेंगे, ग्रेजिंग एंगल से अगर आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को कम कर दिया तो TIR होगा, रे बाहर नहीं आएगी। यानी आप चाहते हैं रे बाहर आए तो IG से बड़ी रे को, IG से बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए बच्चों, फिर आगे मैं इस पे एक सवाल लूंगा तो थोड़ा सा आपको आइडिया होगा। तो ये साइन IG मतलब IG की वैल्यू निकालना आना चाहिए। I अगर IG से ज्यादा है तो क्या होगा, I अगर IG से कम है तो क्या होगा, नोट कर लीजिए।
लिख लीजिएगा तो बताइएगा बच्चों। लिख लिया गया बच्चों? बताइए कि सवाल करेंगे एक। हो गया सर। ओके डन सर। ठीक। बच्चों मैं एक सवाल दे रहा हूं, आप इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, आप लोग दिमाग लगाइएगा और बताइएगा आंसर, ठीक है? जो इसको भी क्लिक हो जाए, बताना चाहे बता सकते हैं। ठीक है तो सर। सवाल ये है कि एक प्रिज्म है, ठीक है, और इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल 75 डिग्री है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज √2। एयर में रखा हुआ है और आपको बताना है कि फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स, फॉर विच ऑफ फॉलोइंग angle of incidence ray does not come out of prism. More than one can also be correct. Correct. For which of the following angle of incidence 60 डिग्री सर। ray does not come out of prism? सर ए और बी। ए और बी पे हो जाएगा सर। 32 और 15। 32 और 15 के लिए बाहर नहीं आएगी रे? यस सर। यस सर। ओके। बाकी लोग भी बच्चों कर लीजिए सॉल्व, तो फिर डिस्कशन करते हैं। पूछा गया इनमें से किस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए रे बाहर नहीं आएगी? सर फर्स्ट और सेकंड के लिए। फर्स्ट और सेकंड के लिए बाहर नहीं आएगा। वैसे बच्चों आप लोगों ने किया कैसे? आप लोग थोड़ा सा मेरी मदद करेंगे क्या कि ये सर सोचा है फिर उसके बाद ये आएगा? सर क्रिटिकल एंगल निकाल लिया पहले। क्रिटिकल एंगल निकाल लेंगे, ठीक है, मेक सेंस। यस सर। तो क्रिटिकल एंगल इसके लिए कितना आ जाएगा? जैसे √2 है तो 45 डिग्री आ जाएगा क्रिटिकल एंगल। 45 डिग्री हो जाएगा सर। ठीक है, फिर क्या किया आप लोगों ने? सर उसके बाद सर साइन आई जी इक्वल टू म्यू साइन ए माइनस सी वाले में पुट कर दिया।
म्यू साइन ए तो वहां माइनस से IG की वैल्यू निकाल ली। वहाँ से IG का वैल्यू निकालनी है सर। ए माइनस सी है 45 डिग्री, तो ये बन जाएगा साइन 30 डिग्री, तो म्यू √2 है और साइन 30 हो जाएगा 1/2 और साइन IG, तो IG की वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री। 45। फिर क्या सोचा आप लोगों ने? 45 डिग्री आ गया IG। फिर सर IG से छोटा होना चाहिए, तो इससे कम IG होना से चाहिए। छोटा होगा TIR हो जाए। तो TIR हो जाएगा, है ना? TIR हो तो जाएगा सर। 32 डिग्री और 15 डिग्री है जो कि छोटे हैं, तो TIR हो जाएगा, तो रे बाहर नहीं आएगी। 60 और 70 डिग्री पे रेज बाहर आ जाएंगे, है ना? कुछ ना कुछ एंगल ऑफ इमरजेंस होगा। अच्छा बच्चों, अगर एग्जैक्टली 45 डिग्री पे ही इमरजेंस मतलब इंसिडेंस हो गया, फिर क्या होगा? ग्रेस इमरजेंस हो जाएगा सर उसका। हाँ, ग्रेज इमरजेंस होगा, यानी रे पैरेलल टू द सरफेस, सेकंड सरफेस के पैरेलल रे बाहर हो जाएगी, एंगल ऑफ इमरजेंस 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों एक उसका एप्लीकेशन है। अब उसी का एक एक्सट्रीम केस करते हैं कि इररेस्पेक्टिव कि कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, हम ये निकालना चाहते हैं कि रे बाहर ही ना आए, कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, रे बाहर ना आए। तो देखिए उसको कैसे डील करना है। तो बढ़ने से पहले बच्चों, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? यहाँ तक सब ठीक है ना? जो भी IG से छोटा एंगल होगा वहां पे TIR हो जाएगा, रे बाहर नहीं आएगा। IG कैसे निकालेंगे? तो IG आपको इस फॉर्मूले को याद रखना पड़ेगा, तो आपका IG का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो IG आ गया, तो फिर उससे जो छोटा होगा उसमें TIR होगा। उससे ऊपर वाले केसेस में थोड़ा सा आइए, हम चाहते हैं कि अब जो करने वाले हैं हम वो चाहते हैं कि कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो, रे बाहर नहीं आए प्रिज्म के, कुछ भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो। तो देखिए ये तो ऑलरेडी बाहर नहीं आ रही हैं, तो इनकी चिंता ही नहीं करनी है। ठीक है, क्योंकि अगर IG से छोटी हो गई रे एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो वैसे भी बाहर नहीं आएगी, तो उसका तो परेशानी है नहीं। पर ये जब जब IG से बड़ा है तब रेज बाहर आ रहे हैं। ठीक है, और जितना IG से एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, रे के बाहर आने की टेंडेंसी उतना ज्यादा होगा। क्योंकि आप ऐसा मान लो कि जैसे रे घटाते जाओ एंगल ऑफ इंसिडेंस, और वो अगर जैसे ही वो IG से छोटा हुआ तो रे अब बाहर आना बंद हो जाएगा, और IG से जितना रे बड़ा होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा, रे के बाहर आने की टेंडेंसी उतना ज्यादा होगी। तो अगर हम एक काम करें कि जो मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो भी बाहर ना आए। ठीक है, मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है सर? मैक्सिमम पॉसिबल एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, मैं समझाता हूं आपको। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों दिमाग लगेगा, तो कंफ्यूजन हो आप लोगों तो पूछ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, जैसे मैंने आपको कहा कि रे, ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, फिर रिफ्रैक्शन होगा फर्स्ट सरफेस से और फिर आगे होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि कोई भी रे इररेस्पेक्टिव ऑफ कितना भी एंगल पे इंसिडेंस हो, बाहर ही नहीं आए इस वाले सरफेस से। तो हम लोगों ने कहा कि देखिए अगर IG से छोटा है तो वैसे ही बाहर नहीं आ रही, लेकिन IG से अगर कोई बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो वहां पे रेज बाहर आ जा रही हैं, और जैसे से आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाएंगे बाहर आने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो मैंने कहा कि मैक्सिमम आप कितना ले जा सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस? तो देखिए बच्चों, मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस जो जा सकता है, कोई गेस करना चाहेगा मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हो सकता है किसी भी सरफेस पे? 90 डिग्री। 90 डिग्री, है ना बच्चों? यही हो सकता है मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जो कि 90 डिग्री, इससे ऊपर तो हो ही नहीं सकता कुछ। ठीक है, यानी कि इस वाली रे की बाहर आने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है, क्योंकि मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होता है बाहर आने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा, यानी मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, यानी इसकी बाहर आने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा है। तो अगर इसको किसी भी तरीके से TIR करवा दिया तो फिर तो कोई भी रे बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि जो मैक्सिमम जिसकी सबसे ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी थी उसको भी रोक लिया गया है, तो और बाकी कोई रे तो बाहर आ ही नहीं सकती। तो देखते हैं इसको। तो जैसे अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हम चाहते हैं कि जब ये रिफ्रैक्ट होके दूसरे सरफेस पे पहुंचे तो यहां पे TIR हो जाए। ठीक है, यानी ये जो R2 है ये बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, है ना? एंगल क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाए R2, तो फिर ये रे बाहर नहीं आएगी बल्कि रिफ्लेक्ट होके प्रिज्म के अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, तो ये हम चाहते हैं कि R2 बड़ा हो जाए क्रिटिकल एंगल से। अच्छा, जब यहाँ पे आप 90 डिग्री पे गिराएंगे तो ये जो R1 होगा, ये R1 भी एक्चुअल में क्रिटिकल एंगल के बराबर ही होगा।
सर ये कैसे पता चल गया कि R1 क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा? बच्चों कोई मदद करना चाहेगा कि ये कैसे पता चल गया कि R1 क्रिटिकल एंगल के ही बराबर होगा? कोई भी आप में से गेस करना चाहेगा? तो एकदम ग्रेजिंग इमर्जेंस की तरह। हाँ, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री है ना, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा। ठीक है, कैसे? आपको पता है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ऐसे रे जाती है, आप क्रिटिकल एंगल पे भेजते हो तो रे ऐसे जाती है ना, पैरेलल टू सरफेस। तो उस वजह से बोल रहे हैं। या फिर नहीं क्लिक हो रहा है तो देखो आप स्नेल्स लॉ लगा दो पॉइंट 1 पे। ठीक है, तो आप कैसे लिखेंगे? ये एयर है मान लीजिए, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 μ1 साइन 90 बराबर μ2 साइन R1, है ना, पहले वाले रिफ्रैक्शन के लिए। तो ये हो जाएगा 1 बराबर म्यू साइन R1। तो साइन R1 की वैल्यू देखो आप कितना है, 1/μ। यही तो होता है बच्चों, 1/μ ही तो यही तो साइन क्रिटिकल के बराबर होता है ना। तो R1 जो है साइन क्रिटिकल एंगल के बराबर है। और अगर आप चाहते हो कि दूसरे वाले सरफेस पे TIR हो तो R2 को बड़ा होना पड़ेगा क्रिटिकल एंगल से। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो देखिएगा जरा, R1 प्लस R2 लेफ्ट हैंड साइड में, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। 1 और 2 को जोड़ना है। ठीक है, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो R1 प्लस R2 लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में बनेगा C और C मिलकर बन जाएगा 2C, 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल। अब मुझे बता दो बच्चों, बीच में क्या साइन लगाना चाहिए? ये ग्रेटर देन का लगाना चाहिए, लेस देन का लगाना चाहिए, या इक्वल का लगाना चाहिए? क्या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों। ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों? ग्रेटर देन का लगेगा ग्रेटर बेटा। देन। क्यों सर ग्रेटर देन क्यों? क्योंकि ये दोनों तो बराबर है पर ये ज्यादा है ना, तो जब इधर को जोड़ोगे तो ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। ज्यादा होगा। यस सर, यस सर। ये दोनों बराबर है पर ये बड़ा है ना, तो जब आप जोड़ोगे तो ये वाला वैल्यू बड़ा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप सब? तो R1 जी प्लस सर। R2 इज ग्रेटर देन 2C। तो बच्चों यहां से R1 प्लस R2 होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ऑफ प्रिज्म ग्रेटर देन 2C, और 2 साइन क्रिटिकल होता है, सॉरी क्रिटिकल एंगल होता है साइन इनवर्स 1/μ। दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो a/2 ग्रेटर देन साइन इनवर्स 1/μ। तो साइन ले लीजिए दोनों साइड, तो साइन a/2 ग्रेटर देन 1/1/μ, और उल्टा कर दीजिए इसको तो बन जाएगा म्यू ग्रेटर देन 1 साइन a/2। अगर ये कंडीशन हो गई तो नो रे कम्स आउट, नो रे कम्स आउट, मतलब कोई भी एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाए, है ना, प्रिज्म में बार बार हर बार TIR होगा। अगर ये सिचुएशन हो गई, है ना, म्यू बड़ा हो गया 1 साइन a/2 से, तो फिर कोई भी रे बाहर नहीं आएगी। किसी भी एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रे भेजेंगे वो बार बार TIR होके प्रिज्म के अंदर ही रह जाएगी। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ थोड़ा सा और आपको आइडिया लगेगा। मान लीजिए मैं एंगल ऑफ प्रिज्म ले लेता हूँ 60 डिग्री। तो देखिएगा बच्चों, 1 मिनट बस, है ना, 60 डिग्री, तो इसमें रख देता हूँ 60 डिग्री, तो म्यू ग्रेटर देन 1 साइन 60 का आधा। साइन 60 का आधा मतलब हो गया साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मतलब हो गया 1/2। तो म्यू ग्रेटर देन 2। तो बच्चों ध्यान सुनिए, अगर आप किसी प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है, तो अगर आपका किसी प्रिज्म एंगल आपने 60 डिग्री रखा है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से बड़ा है, तो कोई रे बाहर नहीं आएगी। तो अगर आप रे पास करा के रिफ्रैक्शन देखना चाहते हैं कि रेज बाहर आए, तो प्रिज्म एंगल 60 डिग्री रखने के लिए आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म 2 से कम रखना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अगर प्रिज्म एंगल आपको 2 है ना, तो जैसे कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 रखा है ना, तो फिर आपको यहां पे निकालना पड़ेगा उसके हिसाब से एंगल। ठीक है, तो खैर, तो अगर प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म 2 से ऊपर है, तो कोई भी रे बाहर नहीं आएगी। तो अगर प्रिज्म एंगल 60 डिग्री है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको 2 से नीचे रखना पड़ेगा, तब जाके आपको कुछ रेज बाहर आएंगी, कुछ रेज बाहर नहीं आएंगी। पर अगर 60 डिग्री है प्रिज्म एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 से ऊपर है, तो नो इमरजेंस विल टेक प्लेस। ठीक है, तो ये लिख लीजिए आप पूरा और
कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर ये चैप्टर कब खत्म होगा? ये चैप्टर कल खत्म हो जाएगा। कल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आखिरी टॉपिक है, इसमें थोड़ा सा रह गया, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कल आपका आखिरी सेशन होगा इस चैप्टर का। सर ये लिख लिया हो तो जा सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल जा सकते हैं। इफ म्यू सर ग्रेटर देन मतलब 1 अपॉन साइन ए बाई 2 तो नो रे कम्स आउट। हाँ लिख लीजिए, अगर लिख लिया बच्चों तो जा सकते हैं, फ्री है। सर मतलब म्यू जो हम लोग का होगा, मान लीजिए सर अगर सिलेबस कब कंप्लीट होगा? सिलेबस कब कंप्लीट होगा तो इस वीक के एंड तक हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका वेव ऑप्टिक्स हो जाएगा, और मे बी एटम्स या डुअल नेचर हो सकता है हो जाए। नेक्स्ट वीक पूरा जाएगा आपका। तो नेक्स्ट वीक कब खत्म होगा, तो ये वाला वीक खत्म होगा हम लोग का 16th को, है ना? 16th, और सर फिर 7-23। आराम से पढ़ाइए सर, फरवरी तक पूरा चलाइए, फरवरी तक तो चल ही सकता है। हाँ मेरे हिसाब से 23 फरवरी वुड बी द लास्ट डेट, 24 फरवरी मैक्सिमम, है ना? बस इससे ऊपर नहीं होगा, 23-24 फरवरी को हो जाएगा आपका। थैंक यू सर। सर अगर हम लोग का म्यू मान लीजिए अगर इसमें 2 के वजह से मान लीजिए 2.1 आ जाता है, हाँ तो सर हम लोग का तो वेव्स मतलब बाहर आएंगे। देखिए मैं बताता हूँ आपको, आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, मान लीजिए 2 से ऊपर हो गया, प्रिज्म एंगल आपने 60 रखा है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 2.2, 2.3, 2.2, 2.3 ऐसा कुछ हो गया है, तो कोई रे बाहर नहीं आएगी। अगर आप प्रिज्म एंगल 60 रख के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म 2 से छोटी कोई वैल्यू ले लीजिए, 1.9, 1.8, तो फिर रेज बाहर आएंगी। लेकिन अगर आपने कुछ रेज बाहर आएंगी, कुछ रेज बाहर नहीं आएंगी, लेकिन अगर आपने 2 से ऊपर रख लिया तो कोई भी रे बाहर नहीं आएगी, ये मतलब हुआ इसका। ठीक है सर, ठीक है। चलिए बच्चों, थैंक यू, मिलते हैं हम लोग फिर अगली क्लास में।